नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कर रहे थे आपके डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, तो इसका भी जो है हमने ऑलरेडी आपका पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया है। और इसका एक पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जिसमें कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डीएफसीसीएल का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जो भी टॉपिक्स हमने कवर करा है यूट्यूब के अंदर में, तो वो सारा का सारा आपको जो है इसके अंदर में आपको कंप्लीट नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसमें जो है थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए हमने जो है डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स भी हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है आपके, जो कि आपका रिलेटेड है जनरल नॉलेज से, जीके से आपका हो गया, जनरल साइंस आपका हो गया, और इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का है, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का जो है आपका। तो ये सारी चीज़ जो है आपको हम यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव वे में आपको यहाँ पे कवर कराएंगे, और साथ में जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने का इसमें जो आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और ये जो है केवल 199 रुपीज़ में ही केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग भी एक डेडिकेटेड वे में और एक तरीके से कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन का, तो आप लोग जो है इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। इसमें जो है आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा यहाँ पे, जिस तरीके से यूट्यूब में आप लोग थोड़ा सा में भी डिस्ट्रैक्ट होते होंगे ऐड से, तो यहाँ पे आपको जो है बिना कोई ऐड के वीडियो आप देख सकते हो। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव में प्रिपरेशन करना चाहते हैं खासकर डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में देखा था। तो देखिए आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग शॉर्ट एनालिसिस के बारे में भी हम लोग समझेंगे, जो कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रेटजी का सिंपल मतलब जानते हैं कि हमारा क्या स्ट्रेटजी यानी कि तरीके क्या होने चाहिए। अब जैसे आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हाँ हमें जो है कौन सी बुक पढ़नी है, या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उसी तरीके से अगर कोई फॉर्म्स है उसको मार्केटिंग करनी है, तो उसको भी अपना एक पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हम जो है किस तरीके से कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, और उसको जो है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम उनको बनाए रखें, ताकि जो है उनका वैल्यू बना रहे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में। तो ये सारा कुछ स्ट्रेटजी के अंदर में आपका आता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपका ये हो गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द मार्केट लॉजिक बाय विच द कंपनी होप्स टू क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू एंड अचीव प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केटिंग का एक लॉजिक होता है स्ट्रेटजी के अंदर में, कि हम वो लॉजिक अपनाएं मार्केटिंग के अंदर में, जिससे कि कंपनी ये अपना आशा करता है कि वो जो है एक कस्टमर वैल्यू बनाए। कस्टमर वैल्यू कहने का मतलब ये हो गया कि जो कस्टमर को वो सर्विसेज जो दे रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, तो वो उसकी एक वैल्यू हो, कस्टमर उसको समझे कि हाँ ये जो है प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। और इसके साथ साथ में वो जो है कंपनी रिटर्न में क्या चाहेगी कि वो जो है एक कस्टमर के साथ में अपना एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना कर, क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्म रहता है तो वो चाहता है कि हम कस्टमर से अगर जुड़े हुए हैं तो उसके साथ मेरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हम उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना के रखेंगे कि वो जो है हमारे प्रोडक्ट का भी वो तारीफ करता रहे और उसका यूज़ करता रहे, और प्रॉफिट हम उससे गेन करता रहे। तो फर्म्स यही चाहता है अपना। तो ये एक कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस आपका रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं, जैसे कोई भी फर्म्स है आपका, तो इसमें वो सारे मेथड वो चूज़ करेंगे कि जिससे कि कस्टमर को वो तो सर्व तो करेंगे ही, और इसके साथ में वो किस तरीके से करेंगे ये सारा आइडिया यहाँ पे वो ढूंढेंगे। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर में, तो इसमें देखिए 4 स्टेप्स होते हैं आपके, मतलब कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो की जाती है फर्म्स के द्वारा, तो वो जो है ये 4 तरीके से वो करते हैं। तो पहला आपका है मार्केट सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए मार्केट सेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि डिवाइड करना, यानी कि जो मार्केट है उसको हम लोग डिवाइड, मतलब कि जो फॉर्म्स है वो डिवाइड करेंगे यहाँ पे।
तो वो जो है मार्केट को डिवाइड कर देते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप में, यानी कि डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं बायर्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए मार्केट के अंदर में बहुत तरह के बायर्स आपके होते हैं, उनके कुछ अलग डिमांड होंगे, उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ अलग बिहेवियर होते हैं, तो उनका जो है सबका अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट को भी डिवाइड कर देंगे कि ऐसा रहेगा कि जैसे कस्टमर का जहाँ पे जिस तरीके का प्रोडक्ट का डिमांड है तो हम लोग वहीं पे उसी प्रोडक्ट का ही कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करते चलेंगे। तो ये होती है फर्म्स का सबसे पहला होता है कि मार्केट को सेगमेंटेशन करना और प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर देना कि हाँ ये इस एरिया में ये जो प्रोडक्ट है इसकी ज़्यादा डिमांड है तो हम उसी एरिया यानी कि उसी मार्केट में ही उस प्रोडक्ट का ज़्यादा वो करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरीके से उनका प्रोग्राम भी चलता है, मार्केटिंग प्रोग्राम से भी चलेंगे उसी एरिया के अंदर में। कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट अगर उस एरिया में फेमस है तो वहीं पे वो करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि कोई प्रोडक्ट है जो एरिया में फेमस है और उस प्रोडक्ट को अगर हम ऐसे एरिया में ले जाए जहाँ पे उसका कोई जानता ही नहीं है तो वहाँ पे मार्केटिंग करना कोई फ़ायदा बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये सेगमेंटेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, कि पहले वो देखेंगे कि कहाँ पे जो है ज़्यादा उस प्रोडक्ट की नीड है उस और कस्टमर उसको खरीदने के लिए बायर्स इंटरेस्टेड ज़्यादा है कि नहीं उस एरिया में, तो वो उनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो मार्केट सेगमेंट तक ये जब किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो रहेंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे पर्टिकुलरली उस तरह के प्रोडक्ट को, तो इस तरीके से सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केट का कस्टमर के ऊपर में। फिर उसके बाद दूसरा देखिए होता है कि मार्केट टारगेटिंग, यानी कि मार्केट टारगेटिंग के अंदर में देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में वो हर एक मार्केट के जो उन्होंने सेगमेंटेशन किया हुआ है तो उसको एवेलुएट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि मार्केट में वहाँ पे जो किस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड है और इसके साथ साथ में वो किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, तो वो टारगेट करेंगे उस मार्केट के अंदर में। तीसरा रहता है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग में देखिए इसमें क्या रहता है यहाँ पे कि जैसे प्रोडक्ट को वहाँ पे वो अरेंज करेंगे अपना कि जैसे उनका कोई क्लियर और डिस्टिंक्ट विजन हो, वहाँ वहाँ पे जो है डिजायरेबल हो उसकी। तो ये इस तरीके से वो करते चलते हैं यहाँ पे कि उसकी कंपटीशन कितनी है उस प्रोडक्ट का और उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट को ला रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस कितनी होगी उसकी। तो ये सारा माइंड्स देखते हैं कंज्यूमर्स की, क्योंकि कंज्यूमर्स के अंदर में ये डिफरेंट विचार आते रहता है ना कि हमें जो है किस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो वो मार्केट को देखते चलेंगे और साथ में जो है कंपटीशन को भी डिमांड में रखेंगे यहाँ पे, उसी के बेसिस पे जो है प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर अपना पोजिशनिंग करेंगे, मतलब कि वहाँ पे वो लाएंगे उतारेंगे सब कुछ को देखते हुए। तीसरा है डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है। तो ये देखिए ये एक्चुअली क्या है आपका यहाँ पे कि मार्केट को एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि कस्टमर के साथ अपना सुपीरियर वैल्यू बना के रखना। तो ये कुछ 4 तरीके आपके हो गए जो कि आपका रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर में। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मार्केटिंग जो प्रोसेस जो होती है यहाँ पे तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है फर्म्स के द्वारा। क्योंकि देखिए जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट जो जिस तरीके से वो गुजरते हैं मार्केटिंग के स्टेप्स जो होते हैं, तो उसको पहले एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पे जो मैनेजिंग जो प्रोसेस होती है मार्केटिंग प्रोसेस को, तो उसमें देखिए 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहला इसमें आपका आता है मार्केटिंग एनालिसिस करना। तो मार्केटिंग जो एनालिसिस वो करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है वो सबसे पहला शुरुआत जो होती है तो वो होती है शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट, ये शॉर्ट फॉर्म आपका यहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म होती है तो ये जो है आपको याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए जो एस है आपका, एस से होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से आपका हो गया वीकनेस और ओ से आपका यहाँ पे हो गया अपॉर्चुनिटी और टी से हो गया यहाँ पे थ्रेट। अब देखिए कोई भी फर्म्स है कोई भी कंपनी है तो वो जब मार्केटिंग करती है तो वो पहले मार्केट का एनालिसिस कर लेगी अपना, उसके बेसिस पे ही जो है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी या फिर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट वो कराएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो आपका होता है तो वो शॉर्ट एनालिसिस सही होती है। तो शॉर्ट एनालिसिस के अंदर में ये क्या होता है कि इससे जो है कंपनी को एक ओवरऑल इवेल्युएशन हो जाती है कि हाँ एक्चुअली में मेरा जो ये प्रोडक्ट है या फिर जो मेरा मार्केट के अंदर में हम मेरा जो प्रोडक्ट आएगा तो उसमें अंदर में उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या उसका स्ट्रेंथ होगी, क्या उसकी वीकनेसेस होगी। तो ये सारा चीज़ है उसको यहाँ पे पता चल जाता है। तो यही देखिए शॉर्ट एनालिसिस में क्या होता है ना यहाँ पर आपका, इसमें जो 4 चीज़ आपके रहते हैं तो इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो गया और 2 आपका हो गया वीकनेस हो गया। तो ये जो है इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी मान लीजिए इंडिविजुअल्स है, जैसे हम और आप ही मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए कि इंटरनल कैपेबिलिटीज ऐसा है कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हो तो आप पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा बन सकते हो क्योंकि आपके पास ये क्या है एक स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेसेस भी आपके पास होंगे,
जैसे कि आपके पास जो है थोड़ा सा घबराने की, थोड़ा सा डर लगता है आपको पब्लिक के सामने बोलने में, और किसी को अच्छा लगता हो बोलने में, तो ये क्या आपकी वीकनेसेस है। तो ये दोनों जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस होते हैं ना, तो ये इंटरनल कैपेबिलिटीज होते हैं कंपनी के, यानी कि ये उनके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। ये कोई बाहर का फोर्स ड्राइव नहीं करेगा। और उसी में दो जो आपका बच गया यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स ये होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये वो हो जाएंगे आपके कि टोटली जो कंपनी कोई भी है, या फिर मान लीजिए कोई फर्म सी है, तो उसका अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से सेल करा सकता है, या फिर जो है और भी कुछ फैक्टर्स होंगे उसके अंदर में कि वो कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है अपना। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा और कस्टमर के ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये उसके अंदर में कंट्रोल नहीं है, मतलब कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ उसके कंट्रोल में है तो वो है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, जो कि उसका इंटरनल कैपेबिलिटीज है। तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी कि वो किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता है, अपना प्रॉफिटेबल गेन कर सकता है। और दूसरा चौथा आपका इसमें है, आपका यहाँ पे थ्रीट है। थ्रीट इसका होता है कि ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे। अब जैसे देखिए क्या है कि कोई कंपनी है, कोई फर्म्स है, उसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, बाजार में आता है, तो ऑलरेडी उसके कंपटीशन के लिए बहुत सारे और प्रोडक्ट मार्केट में होंगे। तो अगर वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो हो सकता है कि उसको वहाँ पे टफ कंपटीशन मिले। तो इसके चलते क्या है कि वो उसका जो सेल हो ना हो, और वो जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये उसके लिए क्या एक थ्रीट हो गया, एक तरीके से उसके लिए क्या एक थ्रीट हो गया एक्चुअली में। तो यही सारा चीज़ जो है कंपनी अपना, या फिर जो फर्म्स है वो अपना सबसे पहले मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में एनालिसिस करती है, एवेल्युएशन करेगी अपना कि मेरा जो है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसके थ्रेट्स क्या क्या है मार्केट के अंदर में। तो यही जो है एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलाता है शॉर्ट एनालिसिस। तो कोई भी मार्केटिंग जो एनालिसिस करता है यहाँ पे, तो वो शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू ही पहले कर लेता है अपना। तो इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं और इसका सिनेरियो क्या है, तो ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो सिंपल आपको इसका जो है फुल फॉर्म याद रख लेना है शॉर्ट का, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है। तो ये जो है एक एनालिसिस, एक फ्रेमवर्क है आपका, जिसके चलते कोई भी कंपनी जो है इवेल्युएशन करती है अपना पोजीशन को, और साथ में एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो अपना डेवलप करती है। और ये इसलिए ही डिजाइन किया गया है जो शॉर्ट एनालिसिस है आपका, जिससे कि वो जो है एक फैक्ट बेस्ड और एक रियलिस्टिक डेटा अपने अंदर में तैयार कर सके और देख ले उसका कि उसके इंटरनल फैक्टर्स में जो है तो वो क्या है, और साथ साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, तो वो तो इंटरनल फैक्टर्स उसके क्या हो सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हो सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो पहले एनालिसिस कर लेंगे। और इसके साथ साथ में जो भी एक जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होंगे उसके यहाँ पे, कि अभी सिचुएशन में उसको क्या हो सकता है, फ्यूचर की सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो ये सारा कुछ जो है वो शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू ही वो करते हैं यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपनी, कोई भी फॉर्म्स है आपका, तो वो जो है सबसे पहले एनालिसिस करती है, तो वो शॉर्ट एनालिसिस से ही वो करती है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जो पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ था शॉर्ट एनालिसिस के अंदर में, तो उसमें आपका जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, तो ये दोनों क्या है, इसके इंटरनल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स कहने का मतलब हो गया कि ये जो है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, फर्म्स के ऊपर में, बाहर कोई ड्राइव नहीं करेगा, मतलब बाहर कोई जो है इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ क्या हो सकता है किसी भी कंपनी का, या कोई फॉर्म्स मान लीजिए, तो उसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जो स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकते हैं उसके, कि ये स्ट्रेंथ जो होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी बिजनेस का, जो कि उसको एडवांटेजेस देते हैं अदर कंपटीटर्स के ऊपर में। अब जैसे मान लीजिए उसका स्ट्रेंथ है कि हाँ उसका प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। अब जैसे टेस्ला का ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो उसका क्या है स्ट्रेंथ है कि हाँ वो तो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैक्सिमम कंपनी है। अब उसके कंपैरिजन में क्या है कि वहाँ पर कि और कोई अभी है नहीं दूसरा, तो उसका क्या है कि स्ट्रेंथ है, अगर वो मार्केट के अंदर में आएगा, एक एडवांटेज है उसके पास कि हाँ जो है तो वो अच्छा ग्रो कर सकता है। और वीकनेसनेस क्या है इसके यहाँ पर है कि इसमें देखिए वीकनेस के अंदर में आपको ये आते हैं कि जैसे बिजनेस जो है वो अपना वो ला रहा है यहाँ पे, तो वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि वो अपना अगर जो कंपनी है वो अगर अच्छा ग्रो नहीं कर पाया, तो वो जो है एक लॉस में भी जा सकता है अपना आगे चल के। या तो इसका एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है कंपटीशन के तौर पे, मतलब कंपटीशन उसको अगर बाहर से मान लीजिए कि अगर ज़्यादा अगर उसको मिल रहा है, अपना ग्रो नहीं कर पाया, या प्रोडक्ट के ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दे पाया, तो ये क्या हो सकता है, उसके वीकनेसेस हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ है कि क्या है, इसके इंटरनल फैक्टर्स हो गए। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर में आपके आ जाएंगे अपॉर्चुनिटी, और दूसरा आपका आ जाएगा थ्रेट्स हो जाएगा। अब इसके देखिए अपॉर्चुनिटी के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर में आपका यहाँ पर है कि जो एलिमेंट्स ऐसे आएंगे कंपनी के, ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें आएंगे यहाँ पे, कि जो कि मान लीजिए उनको अगर इम्प्लीमेंट करना है उसको,
तो वो अपना प्रॉफिट में कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं अपना, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि मेरे पास तो कोई कंपटीटर है नहीं, सिंगल मात्र हम अकेला ही है, कोई फर्म्स और दूसरा है नहीं, तो मेरे पास एक क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम जो इसको प्रॉफिटेबल कंपनी में हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल में हम बना सकते हैं इसको। तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया, जो जाहिर सी बात है कि कोई अगर कंपटीटर है ही नहीं, मतलब रहेगा ही नहीं मार्केट के अंदर में कोई दूसरा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा एक प्रॉफिट बना सकता है एक लॉन्ग टर्म में। लेकिन थ्रेट क्या हो सकता है यहाँ पर इसके, कि एलिमेंट्स ऐसे होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर में आपके, कि जो कि उसको इंडेंजर कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो बिजनेस जब भी वो रन करता है तो हो सकता है कि आगे चल के कोई और अगर कंपटीटर आ जाए, या कंपटीटर जो है उसी कंपैरिजन में उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे जो वो ऑलरेडी वो बना रहा है, और उसको टफ फाइट वहाँ पे मिल सके आने वाले टर्म्स में, तो ये उसके लिए क्या एक थ्रेट हो सकता है। तो उसको जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर में देखते रहना होगा, मतलब कि वो जो है क्वालिटी वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सारा कुछ जो है थ्रेड्स उसके अंदर में मतलब थ्रेड्स हो सकते हैं, जो ये क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है, ये उसके ऊपर में जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर में डिपेंड क्या कर सकता है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, कि वो जो है किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर जो है उसको अपग्रेडेशन करते रहता है यहाँ पे। तो जो उसके हाथ में है तो वो उसके इंटरनल फैक्टर होंगे जो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा, और जो चीज़ उसके फैक्टर्स मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके हो सकते हैं। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी आएगा, दूसरा इसमें आपका थ्रेट्स आ जाएगा। तो बस सिंपल है, आपको बस यही याद रखना है इसमें एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से, इंटरनल फैक्टर कौन से है इसमें, और कौन कौन से चीज़ आते हैं इंटरनल फैक्टर्स के अंदर में, और इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर में कौन कौन से आते हैं। तो ये आपको बस फुल फॉर्म याद रख लेना है, और बाकी ये जो दो चीज़ है तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको कोई ये नहीं एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन सा कंपनी जो है तो वो उसके लिए क्या है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपका ये पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए ही करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछा गया था एग्जाम में, पहला आपका यहाँ पर है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, अब पूछो द फॉलोइंग शॉर्ट एलिमेंट्स आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ए फॉर ए बिजनेस। तो शॉर्ट एनालिसिस के अंदर में आपने देखा था शॉर्ट एलिमेंट्स के अंदर में कि जो इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उसके, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी या वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो काफ़ी आसान है, जो आपका इंटरनल जो फैक्टर्स होता है तो वो आपका क्या है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। और बाकी जो अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स होते हैं ये उसके एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर उसके होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग व्हाई अ स्वॉट एनालिसिस इज यूज्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग कि जो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है, तो इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो स्वॉट एनालिसिस के बारे में आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है ऑप्शन कि टू बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस। तो देखिए जो शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है तो वो तो है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ही बिजनेस का वो किया जाता है, ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि टू मिनिमाइज द वीकनेसेस ऑफ ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस का वीकनेस उसका क्या है उसको कम कैसे किया जा सके, तो ये तो आपका है ही कि शॉर्ट एनालिसिस इसलिए ही किया ही जाता है। फिर तीसरा देखिए इसमें दिया हुआ कि टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ए बिजनेस। अब देखिए कोई भी फॉर्म्स है या फिर कोई कंपनी है तो वो जो है अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है उसको, तो वो तो उसको और बढ़ाना चाहेगा, उसको रिड्यूस तो करेगा नहीं। तो यही जो है इसमें आपको क्या दिया हुआ है फॉल्स दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसमें फॉल्स पूछा गया था कौन सा है। और बाकी डी भी देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि टू काउंटर एक्ट थ्रेट्स टू ए बिजनेस, यानी कि अगर कोई थ्रेट्स है बिजनेस को तो उसको किस तरीके से उसको काउंटर करे, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट एनालिसिस के अंदर में, शॉर्ट एनालिसिस यूज़ किया ही जाता है। तो ये सारा जो चीज़ है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा टॉपिक के ऊपर में, तो आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सारे देखिए आपके प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका एक और पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि एरियल, टाइड एंड गेन आर द डिटर्जेंट पाउडर्स है। तो ये जो है बिलोंग करता है आपका कौन से मेजर डिटर्जेंट कंपनी से। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर जैसे कि एरियल दिया हुआ है आपका, टाइड दिया हुआ है और गेन जो है, तो ये जो है ब्रांड नेम्स है जो आपने इसका सुना भी होगा। ये सारे क्या है कि डिटर्जेंट्स हैं आपके, जो कि ये ओन किया आता है जो एक प्रॉक्टर और जो गैम्बली कंपनी है, गैम्बल कंपनी है, तो ये उनके द्वारा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो ये जो है मतलब ये जो मेजर डिटर्जेंट कंपनी है तो ये सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो कभी कभार देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आते हैं कि मेजर ये सारे जो आप डिटर्जेंट पाउडर जो आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये कौन से मेजर डिटर्जेंट कंपनी की है। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द जेनेरिक वैल्यू चेन मॉडल ऑफ डिवाइडिंग द फर्म्स एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द मार्केटिंग या मैनेजमेंट थिंकर्स। तो यहाँ पे सिंपल देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जैसे जो जेनेरिक वैल्यू चेन मॉडल जो है आपका, जिसमें कि जो फॉर्म्स है, फॉर्म के जो एक्टिविटी होता है, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में डिजाइन किया गया है, मतलब उनको डिवाइड किया गया हुआ है यहाँ पर एक्चुअली में। तो ये जो है किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था, तो ये जो है माइकल पॉटर के द्वारा ये किया गया था। तो सिंपली आपको ये एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इन्होंने जो है ये दिया था वैल्यू चेन मॉडल का, जिसमें कि जो फर्म्स का जो एक्टिविटी होता है, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्होंने जो है उसको डिवाइड किया हुआ था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो माइकल पॉटर के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। अब भाई यहाँ पे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपका है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि लुकिंग एट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज ए वीकनेस। तो इसमें आपको दिखता बताना है कि जो सेंटेंस यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो फैक्टर है जो कि एक वीकनेसेस है कोई भी फॉर्म्स के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ओवरसीज डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। अब देखिए कोई प्रोडक्ट है उसका, कंपनी का, उसका क्या डिमांड है, ओवरसीज है, यानी कि वो जो है कि कंट्री के बाहर भी उसका डिमांड है। तो ये तो उसके लिए क्या हो गया, एक एडवांटेज है, मतलब उसके लिए क्या है, एक तरीके से स्ट्रेंथ है उसका, और भी अपर और उसका बढ़ गया। तो ये तो वीकनेस तो हो नहीं सकता। फिर इसके बाद देखिए बी में दिया हुआ है कि फॉलोइंग द नंबर ऑफ कस्टमर विद इन स्पेसिफिक एज ग्रुप, यानी कि जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप जो होती है कस्टमर की, तो उसमें जो है उनका नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। तो देखिए ये जो है ये उसका एक वीकनेस नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये क्या है, उसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि वो तो उसके कंट्रोल में है नहीं। और वीकनेस क्या होता है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स के अंदर में आता है, यानी कि उसका कुछ प्रोडक्ट में ही कोई दम नहीं है, तो वो उसका। लेकिन ये क्या है आपका कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है, उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये तो वीकनेस हो नहीं सकता है इसका। फिर वही देखिए दिया हुआ है कि मेकिंग ए प्रॉफिट। आपको देखिए प्रॉफिट कोई बना रहा है, कोई फॉर्म्स बना रहा है, तो ये उसका वीकनेस कैसे हो सकता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। डी देखिए दिया हुआ है कि पुअर क्वालिटी गुड्स। अब देखिए गुड्स जो है वो पुअर क्वालिटी का है, तो ये क्या है, उसका एक वीकनेस है, क्योंकि ये जो है उसके कंट्रोल में है, वो प्रोडक्ट को अच्छा बना सकता है। अगर पुअर क्वालिटी का गुड्स है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करेंगे, या फिर उसका उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे उसको। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक वीकनेस हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बस टॉपिक पे समझ, टॉपिक को आपको समझना है, क्लैरिटी आपको रखना है टॉपिक का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन को करने में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि इन शॉर्ट एनालिसिस एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड। तो शॉर्ट एनालिसिस के अंदर में जो एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके रहते हैं, तो वो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर में। तो एक्सटर्नल फैक्टर वो सारे आ जाएंगे कि जो कि फर्म्स या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो उसके उनके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं होती है। तो ये अब इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया, इसका थोड़ा आपका जो है ये पूरा कंप्लीशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। दिया हुआ इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अगला दिया हुआ इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज या लेजिस्लेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है जो उसके कंट्रोल पे वो नहीं है, तो ये तो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग वो ब्रॉड लेवल पे स्टडी करते हैं हम लोग, जैसे इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का जो चीज़ है, तो ये तो क्या है, सीधा सीधी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये उसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में है ही नहीं। और इसके साथ साथ में तीसरा दिया आपका लेजिस्लेशन, यानी कि मान लीजिए कोई अगर सरकार है वहाँ की, तो उसने कुछ अगर नियम चेंज कर दिया, फिर उसने टैक्स और लगा दिया, या फिर कुछ और ऐसा उसने स्टेप्स उठा लिया जिससे कि वो कंपनी को आगे चल के घाटा होगा। तो ये क्या है, उसका जो है एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इसके कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, इसके एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव का क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 देखिए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि लुकिंग एट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज ए थ्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है एक थ्रेट हो सकता है कंपनी के लिए या फर्म्स के लिए ही होगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन में आपका कि न्यू मार्केट ओपन अप, यानी कि जो है न्यू मार्केट ओपन अप हो चुकी है। तो अब देखिए ये इसके लिए थ्रेट कैसे होगा, क्योंकि अगर नया मार्केट कोई ओपन अप हुआ है तो वहाँ पे भी वो प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकता है और उसका बिक्री होगा, तो ये तो उसके लिए एक थ्रेट तो होगा नहीं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि पुअर स्टाफ ट्रेनिंग, यानी कि वो जो है ट्रेन जो उसका स्टाफ है वो उसको पुअर ट्रेनिंग वो दे रही है।
तो देखिए ये एक थ्रेट उसके लिए हो सकता है क्या? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये उसके लिए ये थ्रेट में भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, मतलब थ्रेट तो देखिए क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर आपके होता है, लेकिन क्या है कि वो पुअर स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये जो है आपका क्या इंटरनल फैक्टर के अंदर में आएंगे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर में नहीं आपका आएगा। थ्रेट उसके लिए कैसे हो सकता है यहाँ पे? तो इस तरीके से ये भी आपको नहीं लग रहा है। ऑप्शन देखिए अगला दिया हुआ है किसमें, निगेटिव पब्लिसिटी। निगेटिव पब्लिसिटी वो कर रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए अगर वो निगेटिव पब्लिसिटी ये कर रहा है तो ये क्या है, उसके लिए एक थ्रेट हो सकता है। हो सकता है जो कस्टमर है तो वो जो है उतने ज़्यादा लोग उसको लाइक ना करें, और हो सकता है कि लोग और उससे भड़क जाए। तो ये क्या है, उसका एक एक्सटर्नल फैक्टर आपका ये हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सी आपका आंसर आपका होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद डी भी देख लीजिए, ऑप्शन आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक्सपांसन ऑफ बिजनेस टू ओवरसीज। अब देखिए उसका बिजनेस जो है वो एक्सपांसन हो रहा है ओवरसीज यानी कि बाहर भी। तो ये क्या उसके लिए और ज़्यादा, उसके लिए क्या है कि उसका अपॉर्चुनिटी है कि और ज़्यादा उसका बेनिफिशियल होगा। तो ये क्या है आपका ऑप्शन डी जो है आपका ये यहाँ पे भी क्या है आपका गलत है। तो एक्चुअली में थ्रेड उसके लिए क्या हो सकता है कि जो उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर हो। तो जो निगेटिव पब्लिसिटी वो हो रही है यहाँ पर, तो ये में भी आपका हो सकता है यहाँ पर आपका सही है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका आगे भी क्लास चलता रहेगा, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।